हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग शानदार होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी और सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी शानदार क्लास में स्वागत करता हूं। और हमने एक अपनी सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम मैथ्स के कुछ बेहतरीन सवाल कर रहे थे और आज भी अपन वही चीज करेंगे। यहाँ पे कुछ 25 में से 25 लाने की तैयारी जो हमने शुरुआत करी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज दिन छठा है आपकी क्लास का। सोमवार से हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी और काफी अच्छा चल रहा है, सारे बच्चों को पसंद भी आ रहा है, तो उम्मीद करता हूं आगे भी पसंद आता रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए दोस्तों के साथ, थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा अपना प्यार और दिखाइए ताकि और बेहतरीन तरीके से हम इसको 17 अगस्त के बाद जब तक आपका एग्जाम चलता है तब तक ये प्रैक्टिस सेशन चलाते रहें। मैं गारंटी देता हूं जिस प्रकार के मैं सवाल कराता हूं, जो कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, सारी चीजें बहुत बेहतरीन है और अगर आप बहुत अच्छे से सारी चीजें समझते हैं तो डेफिनेटली 25 में 25 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता मैथ में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और सारी चीजें देखते हैं एक एक करके और फिर इसके बाद सवाल भी अपन करते हैं, है ना। एक और चीज है, लेवल 4 और लेवल 6 वाले कैंडिडेट के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि जो लेवल 4 एंड 6 वाले कैंडिडेट हैं तो आप आरआरबी एनटीपीसी का साइकोमेट्रिक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए। ये सिलेक्शन बैच ऑली बोर्ड ने लॉन्च किया है जिसमें पढ़ाने वाले हैं आर एन ठाकुर सर। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्सपर्ट हैं, इनको 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अच्छा खासा आपको ये तैयारी कराएंगे आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट की। ऑली बोर्ड के साथ जुड़ के आप अपना लेवल 4 और लेवल 6 वाले बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। इसी कोर्स में आप 45% का डिस्काउंट लेने के लिए सौरभ कोड का इस्तेमाल करिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। सारे बैंकिंग, सारे रेलवेज, कोई भी आपका एसएससी का है उसके कोई भी मॉक्स वगैरह परचेज करते हो, कोई भी कोर्सेज परचेज करते हो तो आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको इस कोड पे मिलेगा। तो सौरभ कोड से आप मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बस एक क्लास साइंस बाई सौरभ सर पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिलेंगी तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस बाई सौरभ सर को। पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट सारे सवाल करेंगे, जो भी सवाल हैं देखेंगे। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये प्रीमियर हो रहा है सेशन, मैं इस वक्त लाइव नहीं हूं तो मैं सारे सॉल्यूशंस बताते हुए चलूंगा आपको। आप देखना, सवालों को पॉज करके, रोक करके वीडियो पहले अपने पेपर और पेन से कॉपी पे सॉल्व करना, फिर देखना कि जो आंसर आपका आया है और जो मेरा आया है तो एक जैसा है कि नहीं, और तरीका अपना जरूर देखना कि आपने क्या तरीका लगाया और मैं किस तरीके से आपको सवाल यहाँ पे करा रहा हूं। ठीक है, चलिए पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, फटाक से देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5 से 11 का है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 7 से 13 का हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5 to 11। माना कि मैंने दो संख्याएं थी x और y, इनका रेशियो था 5 से 11। ठीक है, इनमें आपने 10 और 10 दोनों में जोड़ा तो 7 से 13 का रेशियो हो गया। क्या जोड़ा? पहली वाली संख्या में आपने 10 जोड़ा था और दूसरी वाली संख्या में भी आपने 10 जोड़ा था। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, सभी लोग कर लेंगे इसको आसानी से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा? 11 सते 77 होता है और माइनस 13 पंचे 65, कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो अंतर है ये 12 का आया। उसी तरह से अंतर यहाँ पे भी आप निकाल लो। यहाँ पे अंतर कितना आएगा? 13 गुणे 10 130 और 7 गुणे 10 यानी 70। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? यहाँ पे आएगा 60। 12 का मान अगर 60 है यानी 5 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है ये आपको बताना है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? ये 16 हो गया और यहाँ पे कितना आया? 5, 16 पंचे 80, क्या हो जाएगा? 80 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी 5 गुना हो जाएगा। 12 पंचे 60 है ना, यहाँ पे क्या है? 12 पंचे 60, ये 5 गुना है तो इन दोनों का योग 16, 16 पंचे 80, क्या आ जाएगा? दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, छोटा सा अच्छा सा। एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका व्यास ज्ञात करना है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। देखिए ये बात आपको समझनी है कि अगर कोई अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? देखो अर्धगोले में ये वाला भाग जो है ऊपर वाला, तो इसका तो आपको पता है कि अगर पूरा गोला है तो उसका कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और लेकिन अगर ये अर्धगोला है तो इतने का भाग का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चे क्या भूल जाते हैं? वो 2 पाई आर स्क्वायर लेकर के सवाल करते हैं, जबकि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे अंदर में बच रहा है ना, ये वाले भाग का भी एरिया आपको जोड़ना है। ये वाला भाग कितना हो जाएगा? नीचे वाला बेस वाला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर। तो ओवरऑल जो आपका आएगा सरफेस एरिया, वो जो आएगा सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका मान 462 दिया हुआ है। 3 से काटो, 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15, 3 चौको 12। पाई आर स्क्वायर का मान है 154, यानी रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। 154 अगर किसी भी सर्कल का स्क्वायर होता है, किसी भी सर्कल का एरिया होता है अगर 154, तो उसकी रेडियस होती है 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का। आपसे डायमीटर पूछा है तो डायमीटर कितना होता है? रेडियस का 2 गुना होता है। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर का डायमीटर आपका हो जाएगा। सवाल समझ में आया? बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसान सा फर्जी सवाल था, एकदम फटाक से आप कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2397 रुपए है और दी जाने वाली छूट 15% है। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2397। कितना है? तुम्हारा विक्रय मूल्य दिया है एंड डिस्काउंट भी दिया है कि 15% का डिस्काउंट दिया गया था, तो आपसे मार्क्ड प्राइस पूछा है। बहुत आसान सा सवाल है भैया। 15% का डिस्काउंट कितना होता है? 3/20 के बराबर। यानी अगर कोई वस्तु 20 की है तो आप उसमें 3 रुपए की छूट दे रहे हो, यानी 17 में बेच रहे हो। 15% का मतलब होता है 3/20। क्या होता है 15% का मतलब? 3/20 होता है। यानी कि कोई चीज अगर 20 रुपए की है, कोई चीज अगर 20 रुपए की है तो आप बेच रहे हो 17 रुपए में, और 17 का मान 2397 दिया हुआ है। कितना दिया है? 2397। तो एक यूनिट का कितना होगा? 17 एक अन्नम 17, 6 बचा, 17 तियां 51, 17 तियां 51, 69 में 51 घटाओगे, 17 चौको 68। कितना बचेगा? 141 बार जाएगा। 17 चौको 68, कितने बार कटेगा? 141 बार। तो आपका मार्क्ड प्राइस कितना रहा होगा? इसमें 141 का गुणा कर दो। 141 का कितना आएगा? 0, 2 एक अन्नम 2, 4 दूनी 8, यह आएगा 2820। कितना आएगा? 2820 आपका करेक्ट आंसर आएगा। 141 दूना 282 होता है, एक जीरो है, एक जीरो लगा दो वहां पे। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल था, ये भी एकदम फर्जी किस्म का सवाल था। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला वाला सवाल देखो, बोला है 3p बराबर 5q बराबर 15r, p से q से r का अनुपात बताओ। आपसे 3p बराबर 5q बराबर 15r दिया हुआ है। आपको यहां पे बताना है कि आपका p से q से r का अनुपात क्या होगा। तो p बाई q कितना है? 5/3। अगर p से q का r का अनुपात देखना है, यहां पे क्या होगा? p होगा, q होगा, r होगा। आप पहले ये देखो कि कौन से ऑप्शन में p से q का अनुपात 5 से 3 का है। तो यहां पे आपका 3 से 1 का है, यहां पे 3 से 5 का है। तो दो ऑप्शन है जहां पे p से q का अनुपात 5 से 3 का है। अब अगर तुम देखो तो q से r का अनुपात कितना हो जाएगा? q से r का अनुपात कितना हो जाएगा? 3/1 का। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे q से r का अनुपात कितना है? 3 से 1 का है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे सवालों में यही किया करो, p से q का निकाल लो, देखो कौन से वाले ऑप्शन में p से q का अनुपात 5 से 3 का बन रहा। उसी तरह q से r निकाल लो, देखो कौन से ऑप्शन में q से r का अनुपात तुम्हारा 3 से 1 का बन रहा है, वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वही तुम्हारा आंसर वहां पे हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे सभी लोग बढ़िया से। एक बार बढ़िया से लाइक करेंगे सभी मेरे भाई, है ना? लाइक करिएगा थोड़ा सा, जिनको भी मजा आ रहा है सेशन में प्लीज लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए, मजा आता है। ठीक है, लाइक्स जब ज्यादा होते हैं वीडियो में तो लगता है हाँ बच्चों तक बात पहुंची है, बच्चों को पसंद आई है वो चीज जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने उसको सराहा है। ठीक है, तो इसीलिए जरूर लाइक करा करिए वीडियो। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, वह सबसे छोटा मान क्या है? वह सबसे छोटा मान क्या है जिसे 709 में जोड़ा जाना चाहिए, जिसे 709 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिमाणी एक पूर्ण वर्ग हो, परिमाणी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी एडेड टू 709 सो दैट द रिजल्टेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 709, देखो 709 अगर हम देखें 729 किसका वर्ग होता है? ये 27 का वर्ग होता है। किसका होता है? 27 का वर्ग हमें पता है। 28 का वर्ग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 824 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 824। 29 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 का वर्ग अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 900। 800 कितना होता है? 861 होता है ना? 861 ही होता है।
देख लेना एक बार करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 27 का वर्ग 729 होता है। 709 में कितना जोड़ा जाना चाहिए? 709 में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि वो पूर्ण वर्ग बन गए? तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाना चाहिए तुम्हारा जो है ये 784 होता है, याद रखना थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। 784 होता है, ये 784 होता है, याद कर लो। और ये 841 होता है, ठीक है। 841 होता है 29 का वर्ग और 28 का 784, ठीक है। बहुत दिन से मैं खुद भी रिवाइज नहीं किया था तो दिमाग से ही उतर गया था। कितना होगा आंसर? 20 आपका आंसर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर में 20 जोड़ना पड़ेगा 709 में। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखो, सभी लोग देखोगे, फोकस करो। बी और सी समान रूप से कुशल हैं। बी और सी क्या है? इक्वली एफिशिएंट है, यानी उनकी क्षमता एक दूसरे के बराबर है, लेकिन एक ही दक्षता प्रत्येक बी और सी की आधी है। एक ही दक्षता जो है बी और सी की आधी है, यानी अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एफिशिएंसी की बात करूं, तो अगर मैं बोलूं कि ए की एफिशिएंसी अगर आपकी 2 है तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 के बराबर होगी। कितनी होगी? 4 के बराबर। क्यों? ए की जो क्षमता है वो बी और सी से आधी है। फिर है ए और बी ने एक काम शुरू किया और 3 दिन बाद उनके साथ सी भी जुड़ गया, उनके बाद सी उनके साथ जुड़ गया। तो ए और बी ने 3 दिन के काम किया। ए और बी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। तो ए और बी का अनुपात कितना होगा? 2 और 4, कितना हो गया? इनकी क्षमता 6, और इन्होंने 3 दिनों तक काम किया। कितना काम किया? 18 काम कर दिया। और 3 दिन बाद सी उनके साथ जुड़ गया। यदि ए अकेले उस कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, ए अकेले, ए का क्षमता कितना है? 2 का, और ये उस कार्य को अगर 14 दिन में कर सकता है तो कितना कार्य होगा? कुल कार्य कितना होगा? 2 गुणे 14 यानी 28, और 28 में से 10 काम तो 28 में से 18 काम तो ए और बी ने कर दिया 3 दिन में, बचा काम कितना है? 10। तो बोला है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब ये जो 10 काम है ना, ये तीनों मिल करके करेंगे। कितने की क्षमता से करेंगे? बी और सी की क्षमता 4 4 8 2 10, कितना हो जाएगा? 1 दिन और लगेगा। कितना लगेगा? 1 दिन और लगेगा, ठीक है। बचा हुआ काम जो 10 है, तीनों मिल करके कितने दिन में करेंगे? 1 दिन और करेंगे। और पहले 3 दिनों तक काम हो चुका है, तो कितना लगेगा? कुल 4 लगना चाहिए ना। ए और बी ने एक काम शुरू किया और 3 दिन बाद सी उनके साथ जुड़ गया। तो ए और बी, 4 2 6, 6 का 18, 14 दूनी 28, 10, 4 आएगा आंसर। ये 5 नहीं होगा, है ना, ये 0.5 गलत लगा है, 4 आपका आंसर होगा, ठीक है। कितने दिनों में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 4 दिनों में पूरा होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे सभी लोग। अगला सवाल क्या बोलता है? बोला रोहित इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड एट द एंड ऑफ 3 years ही गॉट ₹8730 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। रोहित ने कुछ राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की और 3 वर्ष के अंत में उसे 8730 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट ही विल गेट ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years? 2 वर्ष बाद समान राशि और समान ब्याज दर पर उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ये आपको बताना है। रोहित ने कुछ राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की और 3 वर्ष के अंत में उसे 8730 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। कितना मिलता है? 3 वर्ष में 8730 रुपए का। तो अगर 6% था ब्याज दर और 3 वर्षों तक लगाया, यानी कि 18% क्या मिला होगा ब्याज, और 18 का मान कितना दिया हुआ है? 8730 रुपए। 18 का मान कितना दिया हुआ? 8730। 18 चौको कितना होता है? 72, ठीक है। 18 चौको होता है 72। 72 यहां से घटाओगे कितना आएगा तुम्हारा? 15। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, ठीक है। 18 छक्का 108, 18 सत्ते कितना होता है? 126, ठीक है। तो यहां पे ये कितना बार जाएगा आपका? 7 बार जाएगा। 126, यहां पे क्या बचेगा तुम्हारा? 7, और नहीं 18 एक बार और चला जाएगा ना। 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 8 बार जाएगा ना ये। 18 8 बार जाएगा। 18 8 144, कितना बचता है यहाँ पे? 6 3 9 बनता है। 18 पंचे 90, कितने गुना है? कितने गुना है तुम्हारा? 485 गुना। 18% 8730 का 485 गुना है, ठीक है। तो अब तुम्हारा 100% का मान कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 4850। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट। अब उसी में तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। 2 साल का सेम रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है।
देखो 6% है, 6% का मान कितना होता है? 6% का मान होता है 3/51, 3/50, माफ करिएगा 3/50, यानी 50 की चीज कितनी हो रही है? 53 हो रही है। 50 की चीज कितनी हो रही है? 53 एक साल में। अगर 2 साल की बात करें तो कितनी हो जाएगी ये धनराशि? 2500 से कितनी हो जाएगी? 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर हो जाएगा धनराशि। 53 का स्क्वायर कितना होता है? 53 का 3 त्रिकाई 9, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 25 1 26, कितना होगा? 9 10 6 1 7 1 8, 2809। यहाँ पे 2809 हो गया, और 2809 हो गया 53 का स्क्वायर, और 2809 का मान सवाल में कितना दिया है? 485,000। ये तुम्हारा जाएगा कुछ यहाँ पे आंसर आएगा पॉइंट में। मुझे लग रहा है पॉइंट में आना चाहिए यार आंसर। थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया सवाल, इतना होना नहीं चाहिए था यार। इतना कैलकुलेटिव तो नहीं होना चाहिए ग्रुप डी में कि सवाल इतना कैलकुलेटिव हो जाए। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 48500 को अगर मैं 2809 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 2500 का, 4316। नहीं, कुछ गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी है। रुक जाओ। रोहित इन्वेस्टेड सम अमाउंट, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, थोड़ा सा मैंने कुछ गलत किया यहाँ पे। रोहित ने कुछ राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की और 3 वर्ष के अंत में उसे 8730 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। एंड एट द एंड ऑफ 3 years he got ₹8730 simple interest. How much compound interest he will get on the same amount at the same rate of interest after 2 years? ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमने तो किया तो सही था, 6% था। 6% 3 साल तक के लिए अगर करेगा तो 18% मिला होगा, और 18 का मान अगर 8730 है तो यहाँ पे 18 चौको 72 जाएगा, 18 अट्ठे जाएगा, 18 पंचे जाएगा, 485। यानी कि तुम्हारा प्रिंसिपल कितना था? 48500, 48500, यही रहा होगा प्रिंसिपल। पहले वर्ष में 6% अगर ब्याज मिला तो कितना मिलेगा? 485 गुणे 6, 485 गुणे 6, नहीं 6% मिला ना। 6% कितना होता है? ठीक है, 6% सही है ना। 485 गुणे 6, यहाँ पे ब्याज मिला, यहाँ पे कितना मिलेगा दूसरे साल में? 485 गुणे 6 ही मिलेगा, और यहाँ पे भी फिर मिलेगा तुम्हें 6% से, 6% से मिलेगा। ये कितना हो गया? 6 पंचे 30, 8 छंग 48, 3 51, 6 चौको 24, 5 29, 2910 रुपये। और 2910 रुपये का 6% यानी 29.1 इंटू 6 कितना आएगा? 6, 9 छक्का 54, 6 दूनी 12, 5 17। तो 2910 है ना, 2 गुना कर दो, कितना आएगा? 2 0 जम 0, 2 दूनी 1, 9 दूनी 18, और 2 दूना 4 1 5, और उसमें 174.6 जोड़ दो। यहाँ पे 4 आएगा, 0.6 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, आंसर आ गया 5994। ठीक है, क्या आएगा आंसर? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, कोई बात नहीं, कभी कभी करना पड़ जाता है कैलकुलेशन, है ना। शॉर्ट तो मुझे तो नहीं लग रहा शॉर्ट यहाँ पे कुछ हो सकता है, शॉर्ट तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ हो सकता है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, 6% थोड़ा अड़गड़ रेट ऑफ डिफरेंस होता है, 6% थोड़ा आपका टेढ़ी खीर होता है निकालना। ठीक है, दोनों तरफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 6% जो है ना वो 3/50 बनाता है। 3/50 जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेशन को बढ़ा देती है। तो आप डायरेक्ट कर लो कि पहले वर्ष में इतना मिला होगा ब्याज, दूसरे वर्ष में भी उतना मिला होगा, दूसरे वर्ष में लेकिन ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा 174.6 का। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5994.60। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है एक आध सवाल में। उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 साल के लिए 5000 रुपए का अंतर 72 रुपए है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? The difference between the compound interest and simple interest at the same rate ₹5,000 for 2 years is ₹72 the rate of interest per annum। 12% देखते ही मुझे दिख रहा है कितना होगा, 12% आंसर होगा। ये तो वर्बली हो गया सवाल भैया। 5000 रुपए पे 2 साल में 72 रुपए क्या मिल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो 12% ही बनाएगा। देखो सिंपल सा भैया है, 5000 रुपए है, 5000 रुपए है। ठीक है, यहाँ पे 5000 रुपए है तुम्हारा,
भाई अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 10% लेता हूं तो पहले साल में 500 मिलेगा, दूसरे साल भी 500 मिलेगा, और फिर 500 पे भी कितना मिलेगा 50। तो अंतर कितना है, अंतर कितना है 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई में 50 रुपए का ना। तो जब 10% में 50 आ रहा है यानी उससे बड़ा वाला ही आंसर होगा। तो यहाँ पे सीधे दिख गया था मुझे कि आपका 1%, भाई इसका 10% मतलब इसका 1% की वैल्यू 50 है, यानी 50 से बड़ा अंतर है 72 है तो 12% होगा। 50 से बड़ा अंतर है तो आपका बड़ा वाला वैल्यू आंसर होगा। जैसे देखो, अब देखो 12% में कितना आएगा, यहाँ पे ब्याज मिलेगा 600, यहाँ पे भी 600, और यहाँ पे कितना मिलेगा तुम्हें 12 छंग 72 रुपए। यही है आपका अंतर, यही है अंतर 12% के रेट से, 12% के रेट से 72 अंतर है। तो आंसर क्या हो जाएगा 12% का। ठीक है, देखते ही पता चल जाते हैं, ये वाले सवाल तो आसान से सवाल होते हैं। एक आदमी भोजन पर 28 सही 4/7%, शेष का 16 सही 2/3% घर के किराए पर और शेष का 50% यात्रा पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2500 रुपए हैं तो ज्ञात कीजिए उसके पास कितना धन था। बचा हुआ धन अगर 2500 है, लेफ्ट विद 2500 रुपए, यानी कि जो पैसा था वो अब 2500 रुपए बस बचा है, तो ये बताइए शुरुआत में उसके पास कितना धन था। आसान सा सवाल है, कर लोगे। 28 सही 4/7 कितना होता है 2/7 होता है। कितना होता है 2/7, ये तो याद ही होना चाहिए, आसान से वैल्यूज है। 16 सही 2/3% कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है 1/6 होता है। और 50% कितना होता है, 50% होता है 1/2। मैं अगर मानूं कि उसका जो कुल आय थी, उसके पास पैसा था टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना मान लूं 42। क्यों माना, 7 और 6 7 छंग 42, एलसीएम कितना होगा 42। तो आदमी ने भोजन पर कितना खर्च किया 2/7, कितना खर्च कर दिया भोजन पर 7 छंग 42, 12 रुपए खर्च कर दिए। कितने कर दिए 12। तो बचा कितना 30 में से 1/6 भाग, 30 में से भाई 12 तो खर्च हो गए ना, 42 में 12 खर्च हो गए, बचे कितने 30 में से 16 सही 2/3 भाग, 30 में से 16 सही 2/3 भाग किराया में गया, यानी कि कितना गया किराया में 5 गया, 5 किराया में गया, 12 तुम्हारा गया था आदमी के भोजन पर, तो बचा कितना 25। और 25 का 50% भाग उसने किस में खर्च कर दिया, यात्रा पे खर्च करता है ना। 25 का आधा भाग वो यात्रा में खर्च करता है, तो बचा कितना उसके पास 12.5 रुपए। 12.5 का मान 2500 है, 12.5 का मान 2500 है, यानी 1 का मान 200 हो जाएगा, और 200 यानी 42 दूना 84, कितना रहा होगा उसके पास 8400 रुपए रहे होंगे। कितने रहे होंगे 8400 रुपए आपके रहे होंगे। समझ में आया सवाल, आसान सा सवाल था, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन हो जाएगी 1 मिनट में कैलकुलेशन बहुत है, इतना आप जल्दी करोगे, आपको थोड़ी समझाना है किसी को। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2/7, तो आप 7 और 6 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 42 मान लो पूरा पैसा था, तो 12 रुपए तुम्हारे भोजन पे गए, बचे हुए पैसे 30 में से 16 सही 2/3% किस में गया, किराया में, रेंट में गया, रेंट में। ठीक है, और ये जो यात्रा में गया, किस में गया, यात्रा में तुम्हारा चला गया, तो बचा कितना 12.5 यात्रा में गया तो 12.5 बचा। ठीक है, 12.5 का मान 2500 दिया था, 42 का मान निकाल लो, खत्म काम। ठीक है, ये देख लेना साइकोमेट्रिक टेस्ट सीबीटी लेवल 4 वाले, लेवल 4 और 6 वाले बच्चों के लिए ना, लेवल 4 एंड 6 वाले बच्चों के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट है, सिलेक्शन बैच। आपको यहाँ पे 45% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सौरभ कोड आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, सौरभ कोड इस्तेमाल करना है। RN ठाकुर सर काफ़ी अच्छे टीचर हैं, 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, तो ज़रूर सभी बच्चे इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, और भैया साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जहाँ पे बहुत बच्चों की छटनी होती है, बहुत बच्चे निकाल दिए जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए। 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4 से 1 का है। अम्ल और पानी यानी एसिड और वाटर का अनुपात है 4 से 1, यानी कुल कितना हो गया 5, और 5 का मान है 25 लीटर। 5 का मान कितना है 25 लीटर, कितने गुना है 5 गुना, यानी एसिड कितना रहा होगा, एसिड तुम्हारा 20 लीटर रहा होगा, और पानी कितना रहा होगा 5 लीटर। ठीक है, 20 लीटर एसिड 5 लीटर पानी रहा होगा। बोला अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 3 लीटर और पानी मिला दिया गया, तो 8 लीटर पानी हो गया, 20 लीटर तुम्हारा क्या था एसिड था, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा 5 से 2 का। नया अनुपात क्या हो जाएगा 5 से 2 का हो जाएगा एसिड और वाटर का। ठीक है, तो मिश्रण में अम्ल और पानी का नया अनुपात बताना था, 5 से 2 का नया अनुपात आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 5 से 2 का
नया अनुपात हो जाएगा। अगला सवाल, समान क्षमता वाले 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं, तो कैपेसिटी कितनी होगी पानी के टंकी की? अगर समान क्षमता वाले 9 नल पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं, यानी पानी की टंकी की क्षमता 180 की है, 9 नल समान क्षमता वाले अगर 20 मिनट ले रहे हैं तो वो कुल क्षमता कितनी होगी टंकी की? 180। उसी पानी की टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता के लिए कितने नलों की आवश्यकता है? तो 15 मिनट में अगर आप इसे भरना चाहते हो तो कितने नल चाहिए? 15 एक अन्नम 15, 15 दूनी 30, कितने नल चाहिए? 12 नल चाहिए। भाई पहले 20 मिनट के लिए 9 लोग चाहिए थे, तो टोटल वर्क 180 था, अब उसको 15 मिनट में खत्म करना है, तो 15 से डिवाइड कर दो, यानी 12 नल चाहिए हमें समान क्षमता वाले। 12 नल हमें चाहिए समान क्षमता वाले, तभी तो टंकी भर जाएगी 15 मिनट में, तभी तो टंकी 15 मिनट में हमारी भर जाएगी। चलो अगला सवाल, ए एक कार्य का 75% 25 दिन में करता है। ए डज 75% ऑफ द वर्क इन 25 डेज, यानी अगर ए किसी भी काम का 3/4 भाग 25 दिनों में करता है, कितने दिन में करता है? 25 दिनों में। तो ये बताओ पूरा काम वो कितना करेगा? 100/3 दिन में। कितने दिन में करेगा? 100/3 दिनों में करेगा। ये क्लियर है? अगर 75% मतलब 3/4, 3/4 भाग 25 दिन में करता है तो एक भाग यानी पूरा काम 100/3 दिन में करेगा। He then calls in B and they together finish the remaining work in 5 days। ठीक है, अच्छा, how long B alone would take to do the whole work? ठीक है, तो A ने 75% काम 25 दिन में कर दिया। He then call in B and they together finish the remaining work in 5 days, यानी 1/4 काम को 3/4 तो 25 दिन में हुआ था। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से देखो कि 3/4 काम, ठीक है, इसको मैं अभी मिटा देता हूं। ए ने 3/4 काम 25 दिन में किया, फिर उन्होंने बचा हुआ 1/4 काम 5 दिन में किया। ठीक है, 5 दिन में किया, और किसने मिलके किया? ए और बी ने किया, ए और बी ने किया। ठीक है, तो यहां से ए पूरा काम 3/4 दिन में 25 काम करता है, यानी 100/3 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। उसी तरह 1/4 काम अगर ए और बी मिलके 5 दिन में कर रहे हैं तो आपका 20 दिनों में वो पूरा काम कर सकते हैं। अगर 1/4 काम 5 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में? 20 दिनों में कर सकते हैं। और इनका एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा? इसका एलसीएम आएगा 100 के बराबर, तो ए की क्षमता यहां से आएगी 3 और ए और बी की क्षमता आएगी 5, यानी ए और बी की अगर क्षमता 5 है और ए की क्षमता तुम्हारी 3 है, यानी बी की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 2 है, तो बी को कितना लगेगा समय पूरा काम करने में? 50 दिन लगने चाहिए। कितना लगेगा बी को पूरा काम करने में? 50 दिन का समय लगेगा। ठीक है, 100 काम पूरा है, बी की क्षमता 2 की है, तो समय कितना लगेगा? बी को 100 काम करना है 2 की क्षमता से, कितने दिन लगेंगे? 50 दिन का समय लगेगा। कितने दिन लगेंगे? 50 दिन का समय लगेगा। भाई ए 3/4 काम 25 दिन में करता है, पूरा काम 100/3 दिन में करेगा। ए और बी बचा हुआ काम को 5 दिन में करते हैं, यानी 1/4, जो 3/4 में 1/4 बच गया तो 5 दिन में करते हैं, तो पूरा काम 20 दिनों में करेंगे। और फिर यहां से आप बाकी जैसा आप हमेशा सवाल करते हो उस तरह से कर लो। सवाल अच्छा था, ठीक था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल था, आसान है, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, है ना, आते ही हैं। देखो चलो अगला सवाल, बहुत बहुत आसान सा बॉड मास रूल वाला सवाल है, बॉड मास का अच्छा सवाल है। देखो यहां पे देखो इतना भाग तो यहां पे प्लस से अलग है, 8 पंचे 40, 40 माइनस 6 कितना आएगा? 34, यहां पे प्लस है। 27 माइनस 3 कितना होता है? 24, 24 डिवाइडेड बाई 6 और माइनस 4 लिखा है, तो ये 6 से 4 बार काटेगा और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और यहां पे बचा है 34, वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही आपका उत्तर हो जाएगा। tan x बराबर cot 65 डिग्री प्लस 9x दिया है, आपको x का मान बताना है। याद रखिए हमेशा कभी भी tan अल्फा अगर कभी भी बराबर हो cot बीटा के, तो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में अल्फा और बीटा का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। यानी अगर tan अल्फा यानी tan x बराबर है 65 डिग्री प्लस 9x के, यानी इनका योग जो है ना ये 90 डिग्री का है, यानी 10x बराबर यहां पे आएगा 25, तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 2.5 डिग्री का। x का मान कितना आएगा? 2.5 डिग्री का।
90 में 65 गया 25, x का मान आ गया 2.5 डिग्री का। कितना आ गया? x का मान 2.5 डिग्री का आ गया। आपसे और भी कुछ पूछ सकता था, जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ लेता कि tan 45x का मान बताइए, ठीक है, कुछ भी पूछ लेता। 2.5 का 2.5 तुम्हारा कितना? 2.5 5, 2.5 दूना 5 होता है, 18 पंचे 90। मान लो ऐसे आपसे पूछ लेता tan 36x, tan 36x की वैल्यू कितना हो जाता है? ये tan 90 हो जाता। tan 90 डिग्री कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट। कुछ भी पूछ लेता, tan 18x पूछ लेता, tan 18x पूछ लेता तुमसे, tan 18x कितना हो जाता? tan 18x पूछ लेता अगर, तो tan 45 हो जाता ये, है ना। कितना आ जाता आंसर? 1 आ जाता। कितना आ जाता आंसर? 1 आ जाता, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है। अभी सिर्फ x पूछा है तो 2.5 डिग्री आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। कंसेप्ट याद रखना है बस, है ना, कि साइन और कॉस, साइन अल्फा कॉस बीटा के बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। टैन अल्फा कॉट बीटा के बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, है ना। चलो, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 9, 12 और 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। द लेंथ ऑफ द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर 9, 12 एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 मीडियन है, एक ट्रायंगल है, माध्यिकाएं दी हुई हैं, याद रखना ये साइड नहीं है ट्रायंगल की, माध्यिकाएं दी हैं, यानी मीडियन, यानी जो भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांट दें, 2 बराबर भागों में जो भुजाओं को बांट दें वो कहलाती हैं माध्यिकाएं। ठीक है, कितना कितना दी हैं तुम्हारी? 6, 12 और 15 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा है, 6, 12 और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मीडियन दिया है मान लो ट्रायंगल का ABC। आपको इनको बताना है कि एरिया कितना होगा ट्रायंगल का। तो अगर मीडियन है ना ये, अगर आपका मीडियन है तो याद रख लो कि मान लीजिए आपने मीडियन को लेकर के एक ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? मीडियन साइड लेकर के एक ट्रायंगल बनाया। ये आपका 9, 12, 15 है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जो मीडियन वाली भुजाएं हैं ना, जो मीडियन वाली भुजाएं हैं, उन भुजाओं को लेकर के आपने एक ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल का आपने एरिया निकाला। एरिया कितना आ जाएगा? 12 नहीं है 108, कितना आएगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर उस ट्रायंगल का एरिया आया जब आपने एक ट्रायंगल बनाया माध्यिकाओं को उस त्रिभुज की भुजाओं को लेकर के, है ना, कि हमने माना कि माध्यिकाएं जो हैं अगर हम किसी त्रिभुज की भुजा मान लें तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 आएगा। तो आपको यहां से एक चीज याद रखनी है कि जिस त्रिभुज की ये माध्यिकाएं हैं 9, 12, 15, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो याद रखिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, आज से याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? ये होता है 4/3 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। क्लियर? यानी यहां पे कितना होगा? 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन कितना है? 54, यानी कि कितना है? 3 × 3 3, 3 × 7 21, 3 × 8 24, 18 4 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा एरिया? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही करना था, डायरेक्ट आप निकाल लेते थे। अब यहाँ पे पता चल जाता कि 9, 12, 15 इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 9 × 12/2 54 आ गया, और 54 का 4/3 भाग निकालना है, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये आपको बताना था, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सवाल में कभी भी अगर माध्यिकाएं दे करके क्षेत्रफल उस त्रिभुज का पूछे तो उन माध्यिकाओं को लेके पहले एक त्रिभुज बनाओ, उसका क्षेत्रफल निकाल लो और उसका 4/3 गुना तुम्हारे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, और हमने सारे सवाल करे हैं, बहुत सारे, और सवालों की संख्या थोड़ी कम थी क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम था, समय का अभाव है। तो आप लोग सभी लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही, रोज क्लास में मिलेंगे अब सोमवार को शानदार तरीके से। साइकोमेट्रिक टेस्ट का आपका बता चुका हूँ, ये RN ठाकुर सर का सिलेक्शन बैच लॉन्च है। ठीक है, 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है RN ठाकुर सर को, है ना, साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। तो आप सौरभ कोड से 45% का छूट इसमें ले सकते हैं। ठीक है, और चलिए तो यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। साइंस बाय सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको PDFs वगैरह मिल जाएंगी इस ग्रुप की। ठीक है, तो PDF वगैरह आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इसकी, और ज़रूर से ज्वाइन करिए, मेरे साथ जुड़िए। आपको कोई भी डाउट होता है कभी तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे और मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो टेक केयर, लाइक और कमेंट जरूर करिए, बताइए कैसा लगा सेशन। सोमवार को मिलेंगे बाकी अदर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
एंड टेक केयर।